क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड का राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब पर स्वागत है। आज का हमारा कंपनी अधिनियम पेपर के टॉपिक पार्षद सीमा नियम पर हम विचार विमर्श करेंगे। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, क्रय विवरण, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख है कंपनी के। उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रलेख है वो पार्षद सीमा नियम है। पार्षद सीमा नियम सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन समामेलन करने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात जो रजिस्ट्रार के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो नियमों का पुलिंदा सौंपा जाता है, अर्थात कंपनी को क्या कार्य क्षेत्र रहेगा काम करने का, क्या अधिकार रहेंगे, कितनी पूंजी उसमें लगाई जाएगी, इन सब बातों का वो जो उल्लेख है पार्षद सीमा नियम में उल्लेख होगा और वो सारा पुलिंदा कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाएगा। उनको देख करके कंपनी का रजिस्ट्रार है उनका रजिस्ट्रेशन करता है, जिसमें प्रमुख रूप से नाम, स्थान, उद्देश्य, संघ, पूंजी, दायित्व है। इन वाक्यों को कंपनी अधिनियम के पूर्व के कंपनी अधिनियमों में ये उल्लेख किया गया था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में दो इसमें खंड हैं, वाक्य वो जोड़ दिए गए हैं। वो है नामांकन और अभिधान। अर्थात कंपनी में अभिधान भी करने वाले सदस्य भी कौन से होंगे, जो प्राथमिक सदस्य होंगे वो अभिधान करने वाले होंगे। और एक व्यक्ति की वाली कंपनी होगी, उस कंपनी में यदि वो एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस सदस्य कंपनी का सदस्य जो नामांकित व्यक्ति है उस कंपनी का सदस्य होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, संघ वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, इन बातों का उल्लेख होगा। इनके संबंध में नियम होंगे और कंपनी का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र कि किन सीमाओं में रह करके कंपनी कार्य करेगी और कंपनी का दायित्व क्या होगा, कितनी पूंजी होगी, कब कब कंपनी पूंजी निर्मित करेगी, ये सारा एक बड़ा नियमों का पुलिंदा होगा जो रजिस्ट्रार के पास सौंपा जाएगा। इस नियमों के पुलिंदे को कंपनी का संविधान भी हम कह सकते हैं कि कंपनी का संविधान है। इसको देख करके रजिस्ट्रार कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा। तो आज के विषय में हमारा इसी जो पार्षद सीमा नियम, इसकी परिभाषा, अर्थ है, विशेषताएं, महत्व है, इनका हमें उल्लेख करेंगे। जैसा कि कहा गया कंपनी के लिए कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है जो कंपनी के संबंध में अनेक तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। इसमें कंपनी का नाम है, स्थान है, उद्देश्य, पूंजी है, सदस्यों का दायित्व है, आदि सभी बातों की जो जानकारी देने वाले प्रलेख है। कंपनी का कार्यक्षेत्र है, अधिकार है, उद्देश्य है और कंपनी किस प्रकार की प्रकृति है कि कंपनी की अर्थात क्या कार्य करेगी, ये बातें इसमें कुछ दी हुई होती हैं। इसमें हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 56 के अनुसार भी इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं कि सीमा नियम के आशय ऐसी कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया। तो इसमें मुख्य रूप से बात बताई गई है कि सीमा नियम में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किए जा सकते हैं और मूल रूप से अर्थात इसका मूल प्रलेख ही माना जाएगा। इस अधिनियम का अर्थात 2013 या इसके पूर्व के अधिनियम कंपनी 1956 है या 56 से पहले भी कोई भी ऐसे नियम है, उनके तहत इस प्रकार का कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो नियमों का पुलिंदा तैयार किया गया वो पार्षद सीमा नियम बताया गया धारा 2 उपधारा 56 में। एक लॉर्ड जस्टिस कैन से भी संबंधित परिभाषा दी है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है और ये अधिनियम के दिन स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं में परिभाषित करता है। चार्ल्स वर्थ ने भी ऐसे ही कहा कि भी इसी से मिलती जुलती परिभाषा है। जैसे उन शब्दों में पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र जो उसकी शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है, अर्थात वही कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, दायित्व है, वो चीज़ इसमें ली गई है। लॉर्ड सेलबोर्न की भी एक परिभाषा है कि पार्षद सीमा नियम कंपनियों का महत्वपूर्ण अपरिवर्तनीय है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, अर्थात परिवर्तनशील हो सकता है। ये एक अधिकार पत्र है, चार्टर है और कंपनियों का समामेलन अर्थात रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए होता है जो पार्षद सीमा नियम में दिए गए हैं। इनके अलावा बाहर कार्य नहीं कर सकती कंपनी। तो इसका अर्थ के रूप में हम देखें तो सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं यथा कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी के अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। इसमें उल्लिखित उद्देश्य कंपनी की क्रियाओं के क्षेत्र एवं शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं जिनके बाहर कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती।
इसमें वे सभी मूलभूत शर्तें दी होती हैं जिनके आधार पर कंपनी के समामिलन की अनुमति प्रदान की जाती है, अर्थात उन शर्तों के आधार पर ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें उन व्यक्तियों यानी विधाताओं का नाम, पता, हस्ताक्षर अन्य विवरण भी होता है जो कंपनी के समामिलन के इच्छुक होते हैं तथा उस कंपनी के प्रथम सदस्य बनने हेतु अपनी सहमति देते हैं, अर्थात इन्हीं व्यक्तियों की जो प्रथम सदस्य यानी की जिम्मेदारी होगी कंपनी के संचालन की, कंपनी के लिए पूंजी निर्गमन की, जनता से ऋण के रूप में भी है, ऋण पत्र जारी करने की, अर्थात कंपनी की कैसी आर्थिक स्थिति होगी, कैसी नहीं होगी, ये इन्हीं लोगों की नीति पर, इन्हीं जो लोगों ने जो पॉलिसी निर्धारित की हैं उन्हीं के पर डिपेंड करेगा कि कंपनी किस आधार पे आगे ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी, डेवलपमेंट करेगी, नहीं करेगी। इन्हीं बातों को लेकर के ऋण पत्रधारी और अंशधारी कंपनी के ये अंश पत्र और ऋण पत्र क्रय करते हैं जिससे कंपनी विकास करती है। इसलिए ये विधाता है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कंपनी में माने जाते हैं। कुछ विशेषताएं विस्तार रूप में देखें तो आधारभूत प्रलेख है। हर कंपनी को जो सार्वजनिक कंपनी है उसको बनाना आवश्यक होता है, निजी कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बनाना पड़ेगा। अंतर्नियम है, हो सकता है निजी कंपनी को ना बनाने पड़े, लेकिन पार्षद सीमा नियम कंपनी के लिए जरूरी होता है, मूल रूप से बनाया होता है। कंपनी के सारे उद्देश्य उसमें निर्धारित होते हैं और कंपनी के अधिकार और शक्तियाँ और दायित्व इसमें लिखे होते हैं और कंपनी के समामेलन पंजीयन की अनुमति प्रदान इस उल्लेख को, इस जो अभिलेख है इसको पढ़ करके ही इनकी शर्तों के आधार पर दी जाती है। और कंपनी निर्माण के इच्छुक ऐसे व्यक्तियों के नाम, पता तथा अन्य विवरण जो कंपनी के समामेलन के पश्चात कंपनी के प्रथम सदस्य बनना स्वीकार करते हैं। जब किसी कंपनी के सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी का समामेलन हुआ मान लिया जाता है। और सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को कंपनी की अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र से अवगत कराना होता है। सीमा नियम के पंजीयन के पश्चात यह सार्वजनिक प्रलेख बन जाता है तो कंपनी के विषय में व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह कंपनी से व्यवहार करने से पूर्व से देख पढ़ से समझ ले, अर्थात कोई भी ऋण पत्रधारी ऋण पत्र खरीदता है, अंशधारी अंश खरीदता है, अर्थात वो कंपनी में अपना जो पैसा विनियोग करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको कंपनी के बारे में जानने का अधिकार भी होता है। तो वो कैसे जानेगा? इस सीमा नियम जो है कंपनी का, उसको पढ़ करके कंपनी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो इसका रूप है, उसको जान सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए सार्वजनिक प्रलेख है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का अंश क्रय करने से पूर्व इस प्रलेख को प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक प्रलेख है तो रजिस्ट्रार के यहाँ अपने एक निर्धारित जो मामूली शुल्क दे करके इसको प्राप्त किया जा सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसके बाद में उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो सीमा नियम कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण करता है और सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकारों के मध्य अनुबंध का भी आधार है। सीमान्य क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कार्यों अनुबंधों के लिए ही तृतीय पक्षकार कंपनी तथा इसके संचालकों को बाध्य कर सकते हैं। और सीमा नियम एक परिवर्तनशील प्रलेख है, इसमें परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने के आधार पर। इस आधार पर सीमा नियम के दो उद्देश्य मुख्य रूप से बताएंगे। पहला बताया गया कंपनी के अधिकारियों का क्षेत्र से अवगत करवाना, अर्थात जनता को कंपनी के क्या अधिकार हैं और कंपनी का क्या कार्य क्षेत्र है, जनता को इस उद्देश्य से अवगत कराना कि कंपनी कौन से क्षेत्र में काम करेगी, क्या उत्पादन करेगी, क्या नहीं करेगी, कि क्या कंपनी की सीमाएं रहेंगी, कितना कंपनी को अधिकार है, जिससे जनता उनको जान करके कंपनी में आर्थिक सहयोग अर्थात अंश, उसके अंश पत्रों को खरीद सकें, कंपनी में पैसा अपना लगा सकें और कंपनी भी विकास कर सके और जनता को भी पैसा जो लगाया है अंश के रूप में, शेयर के रूप में, उसका रिटर्न मिल सके। और अनुबंधीय स्थिति से अवगत करना, अर्थात कंपनी किस प्रकार के अनुबंध कर सकती है, कौन सी प्रकृति का अनुबंध कर सकती है। तो कंपनी के साथ बाह्य व्यक्ति जो लेन देन करते हैं, जो ऋण पत्रधारी, अंशधारी, इनके अलावा भी कोई ऐसे होते हैं जो कंपनी को कच्चा माल देते हैं, कंपनी का तैयार माल खरीदते हैं। इस प्रकार बाहर के जो पक्षकार होते हैं वो किस प्रकार के अनुबंध करेंगे, इस पार्षद सीमा नियम को पढ़ने से उनको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इस प्रकार की कंपनी हम ऐसे अनुबंध कर सकते हैं जिससे आसानी से अपना अनुबंध भी कर सकें। इसी श्रृंखला में आगे हम पार्षद सीमा नियम का महत्व क्या है कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, दायित्व निर्धारित करता है, जिससे जनता या अंशधारी या कंपनी में जो भी बाह्य जो पक्षकार हैं, वो संबंध रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इसको जान लेंगे तो जनता आसानी से उसमें कंपनी के साथ अनुबंध कर सकती है, इसमें पैसा जो विनियोग है, शेयर खरीद करके पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इस आधार पे कंपनियों को और जनता को अनेक लाभ होते हैं। तो पार्षद सीमा नियम प्रलेख है जो कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसलिए वास्तव में वह नियम है जिस पर कंपनी का स्वरूप आधारित होता है। वस्तुस्थिति ये है कि एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसका अनेक पहलुओं की से कंपनी के जीवन में महत्व होता है। इतना ही नहीं, अन्य पक्षकार जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए भी इसका महत्व है। लॉर्ड मैकमिलन
के विचार इस संदर्भ में बहुत ही अनुकूल हैं। उनका कहना है कि सीमा नियम अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसके आधार पर वे कंपनी के साथ भरोसे के साथ व्यवहार कर सकें। इन बातों को हम कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं के आधार पर भी देख सकते हैं। कंपनी का आधार है, इसको कंपनी का बेस बताया गया, कंपनी का आधार है, अर्थात इसी के आधार पर कंपनी कार्य करेगी और जनता भी ऐसा विश्वास करेगी कि कंपनी इसी आधार पर आगे चलेगी जिससे उसके साथ लेन देन व्यवहार किया जा सकता है। तो पारदर्शी सीमा नियम कंपनी के आधार होता है। इसमें प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समन्वय भी संभव नहीं होता है। शाह ने लिखा है कि ये वास्तव में वह आधार है जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है। कंपनी के जीवन में इसके अत्यधिक महत्व के कारण ही इंग्लैंड में सन 1890 तक इसे अपरिवर्तनीय प्रलेख माना जाता था। अब भी सामान्यतः इस प्रलेख में परिवर्तन नहीं किया जाता है। दूसरी बात में कार्य क्षेत्र का निर्धारण, अर्थात इसमें कंपनी का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाएगा, अर्थात जो कंपनी को अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के बाहर जाकर के कंपनी काम नहीं करेगी, क्योंकि करेगी तो कंपनी की साख गिरेगी और गलती भी हो सकती है। और जो अंशधारी हैं वो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऋण पत्रधारी भी नहीं करेंगे, कंपनी को ऋण भी नहीं मिलेगा। अपने अधिकार क्षेत्र में कंपनी काम करेगी तो बाह्य लोगों के द्वारा कंपनी को सहयोग होगा, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी होती है, वो बाह्य लोगों के सहयोग से ही कंपनी का संचालन होता है। बाह्य लोगों के द्वारा ही पैसा इसमें लगाया जाता है, इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से पैसा नहीं लगाया जाता। इसलिए इसका कार्य क्षेत्र निर्धारण होना बहुत आवश्यक होता है। इसी के आधार पर कंपनी की इन्हीं शर्तों के आधार पर कंपनी को कार्य करना पड़ता है। कंपनी के अधिकारों का स्रोत भी है। सीमा नियम कंपनी के अधिकारों का स्रोत है। इसमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता है, कंपनी उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार रखती है। कंपनी के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सीमा नियम में परिवर्तन करना पड़ता है। कंपनी का पथ प्रदर्शक, अर्थात एक मार्गदर्शक है। जब भी कोई भी किसी प्रकार की ऐसी संभावना होती है कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, तो इस संबंध में पारदर्शी सीमा नियम को देखा जा सकता है। पारदर्शी सीमा नियम में जिन बातों का उल्लेख किया होता है उन्हीं के आधार पर कंपनी को कार्य करना है। भले ही कोई इसका संचालक या सदस्य कोई ऐसा कहे, आदेश दे कि ऐसा कार्य करना है, तो वो कंपनी के सीमा नियम वर्जित कार्य वो कंपनी नहीं करेगी। ये कंपनी का पथ प्रदर्शक माना जाएगा। विनियोजकों की सुरक्षा, अर्थात विनियोजकों को सुरक्षा इसलिए मिलेगी जो पैसा विनियोजित करते हैं शेयर के रूप में, ऋण पत्रधारी के रूप में, और ब्याज पे भी पैसा कंपनी को दिया जाता है, यानी फाइनेंशियल कंपनियों के द्वारा, बैंक आदि के द्वारा। तो उनको भी सुरक्षा मिलती है कि वो मान के चलते हैं कि कंपनी अपने अधिकार क्षेत्रों में काम करेगी, अधिकार क्षेत्रों में काम करेगी तो विकास से अधिकाधिक करेगी, तो हमारा पैसा सुरक्षित है, हमें किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है, तो अधिकाधिक पैसा इसमें लगाने का विचार करेंगे और कंपनी भी अपना विकास करेगी। इसलिए विनियोजकों को सुरक्षा। ऋणदाताओं की सुरक्षा, ये बात इसी संदर्भ में कह सकते हैं आगे कि ऋणदाता जो कंपनी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो अन्य होती हैं, उनके द्वारा भी कंपनियों को पैसा दिया जाता है और कंपनी को जरूरत भी पड़ती है। अंशधारियों से, जो ऋणदाताओं से जो प्राप्त धन है उससे कंपनी का काम नहीं चलता है, कंपनी को कई बार पैसा उधार भी लेना पड़ जाता है। तो ऋणदाताओं से पैसा एक निश्चित ब्याज दर पे पैसा उधार लिया जाता है। तो ऋणदाता भी ये देखेंगे कि कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेगी, बाहर नहीं करेगी, और कंपनी के जो अभिदाता है, प्रारंभिक जो सदस्य हैं वो भी अच्छे हैं और वो उनकी साख मार्केट में अच्छी है और अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारे पैसे को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो ऋणदाताओं को भी इसमें सुरक्षा मिलेगी और अधिकाधिक कंपनी को ऋण दे दिया जाएगा। अन्य पक्षकारों की सुविधा, अर्थात कंपनी के साथ में जो अन्य पक्षकार जो ऋणदाता है, इनके अलावा जो अंशधारी हैं, ऋण पत्रधारी हैं, इनके जो कंपनी के साथ में जो अनुबंध करने वाले तृतीय पक्षकार, कंपनी को कच्चा माल प्रदान करने वाले, कंपनी का तैयार माल खरीदने वाले, कंपनी के जो माल खरीद करके थोक में संग्रहण करने वाले, फुटकर व्यापारी, बहुत से इस प्रकार से अन्य व्यक्ति कंपनी से अनुबंध करने वाले होते हैं। उन व्यक्तियों को भी ऐसा भरोसा होता है कि फलां कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसके जो अभिदाता है या उसके प्रारंभिक सदस्य हैं, संचालक हैं, वो कंपनी का अच्छा संचालन कर रहे हैं, इनमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, तो अन्य व्यक्ति भी कंपनी के साथ ऐसा अनुबंध करेंगे और उनको भी ऐसी सुविधा होगी। और राष्ट्रीय हित का पोषक, अंतिम रूप से बात करते हैं कि अच्छी कंपनी, उसके संचालक अच्छे हैं, संचालन अच्छा करेंगे, तो राष्ट्रीय हित का भी एक पोषक इसमें माने गए कि सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक भी कहा जाता है, क्योंकि सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य दिए रहते हैं तथा किसी भी ऐसी कंपनी का सम्मेलन नहीं करवाया जा सकता जिसके उद्देश्य राष्ट्रीय हित में बाधक है। कंपनी का सम्मेलन तभी किया जाता है जबकि उद्देश्य वैधानिक हो, लोकहित, लोक नीति के विरुद्ध न हो। इस प्रकार सीमा नियम में उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या होने से राष्ट्रीय हित को भी सुरक्षा होती है। ये इसमें मुख्य प्रावधान महत्व थे।